राधे राधे मित्रों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल शुक्ल जी संस्कृत ज्ञान गंगा में। मित्रों, हम लोग सिद्धांत कौमुदी का अध्ययन कर रहे हैं और उसमें हमने संज्ञा प्रकरण को पूरा अध्ययन कर लिया है। अगर आप लोगों ने अभी तक वो हमारी वीडियो नहीं देखी है तो आप लोग प्ले लिस्ट में जाकर देख सकते हैं। वहाँ अलग से एक प्ले लिस्ट बना हुआ है लोक सिद्धांत कौमुदी के नाम से, वहां पर आप सारी वीडियो देख सकते हैं। लगभग 9-10 पार्ट में पूरी संज्ञा प्रकरण को विस्तार से बताया गया है। अब आज से हम चलेंगे संधि प्रकरण में। आज से हम प्रारंभ करेंगे संधि प्रकरण। संधि का सीधा सीधा अर्थ होता है जोड़। संधि का मतलब ही होता है जोड़। जहां पर दो या दो से अधिक शब्दों का योग हो उसी को हम कहते हैं संधि। कम से कम दो शब्द जरूर होने चाहिए। अब कैसे होना चाहिए तो देखिए, जैसे देव अग्रे आलय, देव अग्रे आलय। देखिए संधि में क्या होता है कि वर्णों का समीपता जब उच्चारण करते हैं तो वहीं पर संधि हो जाती है। जब वर्णों की अत्यंत समीपता होती है ना, तो बिना संधि की समीपता नहीं हो सकती है। जैसे हम देव धन आलय ऐसा लिखे हुए हैं। अब इसको अगर हम जल्दी जल्दी बोले देवालय 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 देवालय, अब अपने आप क्या हो गई, संधि हो गई। वो देव धन आलय जो था, देव अग्रे आलय जो था, उसके स्थान पर अपने आप देवालय शब्द हमारा व्युत्पन्न हो गया। व्युत्पन्न हो गया कि नहीं? तो जब वर्णों की हम अत्यंत समीपता कर देते हैं, वर्णों को जल्दी जल्दी उच्चारण कर देते हैं, तो वहीं पर हमारी संधि हो जाती है। तो अर्थात तात्पर्य ये हो गया कि वर्णों की अत्यंत जहां पर समीपता हो जाए, सन्निकृष्टता हो जाए, समीपता हो जाए, पास पास में हो जाए, उसी को हम क्या कह देते हैं, संधि कह देते हैं। दोनों को जोड़ दिया जाए शब्दों को। अब यहां पर हम क्या है, इसका जो अ है देव का, देव के बीच में जो अ है और आलय का जो आ है, इन दोनों को हम क्या कर रहे हैं, बिल्कुल समीप ले आ दे रहे हैं, बिल्कुल जल्दी बोल दे रहे हैं, दोनों को एक कर दे रहे हैं। तो देव आलय देव आलय देव आलय देव आलय देव आलय अपने आप बन जाता है। ठीक है। तो जब दो या दो से अधिक शब्दों को हम क्या कर देते हैं, अत्यंत समीप ले आ देते हैं, उनका योग कर देते हैं, जोड़ देते हैं, तो उसी को हम क्या कहते हैं, संधि। और ये संधि जो होती है वो 5 प्रकार की होती है। कितने प्रकार की? 5 प्रकार की होती है। कौन कौन सी? एक हो गई अच संधि, दूसरी हो गई हल संधि, तीसरी हो गई विसर्ग संधि, चौथी हो गई प्रकृति भाव, और पांचवी हो गई स्वादि संधि। ठीक है, ये स्वादि संधि है। ठीक है। अब देखिए हम विस्तार से समझते हैं कि किस संधि में हम किसका अध्ययन करेंगे। सबसे पहले ये अच संधि है। अच संधि में हम स्वरों के मेल को समझेंगे। किसके? स्वर। जो स्वर होता है अ ई उ रिल री ए ओ ऐ औ, ये जो 9 स्वर होते हैं, इनका आपस में कैसे मेल होता है, कहां पर ए अ और ई को मिलाने से ए बन जाता है, कहां पर अ और उ को मिलाने से ओ बन जाता है, कहां पर ऐ होता है, कहां पर गुण होता है, कहां पर यण होता है, वो किसके अंतर्गत आते हैं? सब अच संधि के अंतर्गत। अब अच संधि के अंतर्गत ही कई प्रकार की संधियां हैं, जैसे यण संधि है, अयादि संधि है, वृद्धि संधि है, गुण संधि है, ठीक है, दीर्घ संधि है। ये सब क्या है, अच संधि के अंतर्गत हम पढ़ेंगे। दूसरा होता है हल संधि। हल माने व्यंजन के मध्य में जहां पर संधि होती है, जहां पर व्यंजन के मध्य पर संधि होती है। जैसे स्तोष्टुनाष्टु सकारता वर्ग के पश्चात अगर सकार च वर्ग आए तो वहां पर सकार च वर्ग हो जाता है। ठीक है। तो स्तोष्टुनाष्टु हो गया, अष्टुनाष्टु हो गया, ये सब क्या है, व्यंजन संधि के अंतर्गत आते हैं। मतलब अगर एक व्यंजन के बाद दूसरा व्यंजन हो तो उन दोनों व्यंजन को किस तरीके से जोड़ा जाता है, उनको किस तरीके से उनकी संधि की जाती है, उसका अध्ययन हम किसमें करेंगे, हल संधि में करेंगे। तीसरा आता है विसर्ग संधि। विसर्ग संधि नाम से ही आप लोग समझ जाएंगे कि जहां पर विसर्ग किस तरीके से लगाया जाए, कहां पर विसर्ग होना चाहिए, कहां पर विसर्ग को रू हो जाता है, जैसे हसी च से युक्त हो जाता है, तो सस शुरू से रू हो जाता है, तो कहां पर किस तरीके से हम विसर्ग का योग करते हैं, उसका जिसमें अध्ययन किया जाए वो कौन सी संधि कहलाती है, विसर्ग संधि कहलाती है।
तीसरा आता है प्रकृति भाव संधि। प्रकृति भाव संधि का तात्पर्य होता है जैसे का तैसा। प्रकृति माने होता है स्वभाव, स्वभाव से ही जैसा वो पहले से लिखा हुआ है उसी तरीके से हम उसको उतार दें, उसी को क्या कहते हैं प्रकृति भाव। अब ये कहां कहां ऐसा होता है कि जैसा लिखा हुआ है वैसे ही हम उतार दें, उसमें कोई चेंजिंग ना करें, उसमें कुछ ना करें, तो वो जहां जहां होता है उन सारी संधियों को क्या कहा जाता है प्रकृति भाव संधि। कौन सी संधि कही जाती है? प्रकृति भाव संधि। प्रकृति भाव संधि के अंतर्गत हम ये सब समझ जाएंगे कि कहां पर ये अवग्रह इत्यादि लगाए जाते हैं, कहां अवग्रह लगाने की आवश्यकता नहीं होती है, पूर्व रूप होता है, पर रूप होता है, ये सब चीजें हम क्या करेंगे इसमें समझ जाएंगे। पांचवी जो हमारी संधि आती है वो स्वादि संधि आती है। स्वादि संधि का तात्पर्य ये होता है कि जो हमारे प्रत्यय होते हैं सु, औ, जश, अम, औट, शस, ये इत्यादि जो प्रत्यय होते हैं, अब हम सु से राम, राम से सु प्रत्यय ले आएंगे। सु को जब हम ले आए तो यहाँ रामह रूप आ गया। कौन सा रूप सिद्ध हो गया? तो कैसे होगा? जब आप लोग शब्द रूप पढ़ेंगे तो आप लोगों को समझ में आएगा। अभी केवल इतना समझिए कि राम से सु ले आएंगे तो रामा हो जाएगा, राम से जब औ ले आएंगे तो क्या हो जाएगा? रामो बन जाएगा, और यही राम से जब जस ले आएंगे तो क्या हो जाएगा? रामाह बन जाएगा। तो रामह, रामौ, रामाह, ये रूप चलते हैं हमारे। तो ये जो सु इत्यादि प्रत्यय हैं इनके योग करके किस तरीके से हम शब्द रूप की व्युत्पत्ति करते हैं, ये स्वादि संधि के अंतर्गत गिने जाते हैं। किस संधि के अंतर्गत? स्वादि संधि। सु है आदि में जिसके, तो सु है आदि, स्वादि माने सु है आदि में जिसके। तो सु आदि किसमें है? ये जो 21 प्रत्यय हैं, सु, औजस, अम, औषष्ट, अभ्याम, भीष, गेंदाभ्यास, ये जो 21 प्रत्यय हैं इनके आदि में कौन सा प्रत्यय है? सु प्रत्यय है। तो ये स्वादि संधि हो गई। ठीक है, तो इस प्रकार से हमने पांचों प्रकार की संधियों को देख लिया। अब जो हमारा लघु सिद्धांत कौमुदी है उसमें केवल 3 प्रकरण ही दिए गए हैं। कितने? ये जो आदि के 3 है ना, ये अच संधि, हल संधि और विसर्ग संधि, केवल यही 3 प्रकरण हमारे लघु सिद्धांत कौमुदी में दिए गए हैं। प्रकृति भाव और स्वादि संधि को इन्हीं में अंतर्भाव कर दिया गया है, इन्हीं के अंतर ही लगा दिया गया है। तो हम वहां से देख लेंगे कि कहां पर प्रकृति भाव होती है और कहां पर स्वादि संधि होती है। ये अच संधि के अंतर्गत ही इनको क्या किया गया है? मिला दिया गया है। तो वहां हम देख लेंगे अच संधि विसर्ग संधि के अंतर्गत, वहां हम समझ लेंगे कि कहां पर प्रकृति भाव हुआ है और कहां पर स्वादि संधि हुई है। तो इस तरीके से हमने 5 प्रकार की संधि का विस्तार पूर्वक जानकारी प्राप्त कर लिया है। तो हम समझ गए हैं कि कौन कौन सी संधि होती है और वो किस प्रकार की होती है। अब देखिए जो अष्टाध्यायी है, अष्टाध्यायी में जो संधि का प्रकरण प्रारंभ हुआ है वो 6वें अध्याय के पहले पाद के 72 नंबर सूत्र से शुरू हुआ है। कौन सा सूत्र है? संहितायाम। कौन सा सूत्र है? संहितायाम। यहां से क्या हुआ है? संहिता माने संधि होती है। ये हमने आप लोगों को जब संहिता संज्ञा करने के लिए बता रहे थे तो परसन्निकर्ष संहिता सूत्र में भी संहिता शब्द आया है, तो हमने वहां पर ही बताया था कि संहिता का मतलब क्या होता है? संधि। तो यहां से 6:1-72 से हमारा क्या हुआ है? संधि का प्रकरण प्रारंभ हुआ है। और ये लगभग 158 का एक सूत्र है, अनुदात्तम पदम एकवचन। 6वें अध्याय के पहले पाद का 158 नंबर सूत्र है, अनुदात्तम पदमेक वर्जन। यहां तक इसका प्रकरण चलता है। ठीक है, अब यहां से फिर वो उदात्तम, दात और स्वरित का प्रकरण प्रारंभ हो जाता है। इसके ठीक एक पहले का ही सूत्र है, पारस्कर प्रवृत्ति निच संज्ञायाम। वहां तक क्या होती है? संधि का प्रकरण चलता है। तो यहां 6:1-72 से लेके 158 के बीच में जितने भी सूत्र आएंगे वो सब किसके सूत्र होंगे? संधि के ही सूत्र होंगे। आप लोग अष्टाध्यायी उठा के देख सकते हैं। ठीक है, तो हम प्रारंभ करते हैं अपने लघु सिद्धांत कौमुदी के हिसाब से। जितना भी संधि के मूल जानकारी के विषय में थोड़ी बहुत जानकारी हमको चाहिए थी वो हमने क्या कर लिया है? ले लिया है, अध्ययन कर लिए हैं। अब हम अपने ग्रंथ पर चलते हैं। तो लघु सिद्धांत कौमुदी में पहला ही सूत्र है इको यणच। कौन सा सूत्र है? इको यणच। ये कहां का सूत्र है? लगभग 6:1-77 का है ना? 6:1-77 का है। अब हम इसको ठीक से समझेंगे। इसमें देखिए कितने पद हैं? इक है,
यण और अच, ये 3 पद हैं। ठीक है, हमने पहले भी आपको बताया है कि हलंतम सूत्र पढ़ते समय हमने यहां पर देखा था, वृत्ति में वरदराजाचार्य जी ने लिखा है कि सूत्रेषु अदृष्टम पदम, सूत्रों में जो अदृष्ट पद है, जो नहीं दिखलाई पड़ता है, उसको हम सूत्रांतराद अनुवर्तनीयम, पीछे के सूत्रों से क्या करेंगे, अनुवर्तन कर लेंगे। अब इको यणचि का तो केवल इतना अर्थ लग रहा है, इकह माने इक हो गया, इक प्रत्याहार है, यण माने यण हो गया, और अचि माने अचि हो गया। ठीक है ना, तो इसका अर्थ हम कैसे लगाएंगे, इक यण अचि, ऐसे कुछ अर्थ निकलेगा? नहीं निकलेगा। तो हमने पहले ही बताया है कि जो संधि का प्रारंभ हुआ है वो कहां से हुआ है, संहितायाम। कौन से सूत्र से? संहितायाम। संहितायाम क्या कहता है कि यहां से संधि का प्रकरण प्रारंभ। आगे अब जितने भी पाणिनि जी के कहने का तात्पर्य है कि संहितायाम सूत्र के बाद, ये कहां का सूत्र है, 72 नंबर। पाणिनि जी के कहने का मतलब ये है कि अब इसके बाद मैं जितना भी सूत्र लिखूंगा वो सब किसके सूत्र होंगे, संहिता के होंगे। संहिता माने संधि के सूत्र होंगे। तो ये भी संहिता का हो गया कि नहीं, इको यण भी क्या हो गया, संहिता का। क्यों? क्योंकि ये 77 नंबर का है और संहिता के प्रकरण कहां से प्रारंभ हुआ है, 72 से। तो ये 77 नंबर का है, तो यहां भी संहिता आ जाएगी। तो हम इसमें संहिता भी जोड़ सकते हैं। हाँ, अब देखिए पाणिनि जी ने क्या किया है कि पहले अध्याय में ही कुछ विशेष नियम लिख दिए हैं। जैसे अचि, अचि सप्तमी है, कौन सा पद है, सप्तमी। तो सप्तमी के लिए उन्होंने एक सूत्र लिखा है, तस्मिन् नित्य निर्दिष्टे पूर्वस्य। कौन सा सूत्र है, तस्मिन् नित्य निर्दिष्टे पूर्वस्य। तस्मिन् माने सप्तमी, सप्तमी में क्या बनता है, तस्मिन्। सप्तमी को जो निर्दिष्ट करके कार्य होता है, सप्तमी को जो निर्दिष्ट करके कार्य होता है वो कहां होता है, ठीक पूर्वस्य, ठीक उसके पूर्व को होता है। ठीक है, तो सप्तमी है हमारा अचि, माने अच को निर्देश करके जो कार्य होगा, तो कौन सा कार्य होगा, तो इक के स्थान पर यण वाला कार्य होगा। कौन सा कार्य होगा, इक के स्थान पर यण वाला कार्य होगा। वो ठीक कहां होगा, अच के पूर्व में। माने इक के स्थान पर यण होगा, इक के स्थान पर यण होगा। कब होगा, जब अच परे हो, अच से पहले कार्य हो, या जो कार्य हो रहा है उसके बाद क्या हो, अच हो। बात तो एक ही हो गई ना। तो इक के स्थान पर यण होता है, अच परे रहते संहितायाम माने संहिता के विषय में, जहां पर संहिता का विषय हो, जहां पर संधि का विषय हो। ठीक है, वृत्ति में आप देखेंगे यही लिखा हुआ है कि इकः स्थाने यण स्यादच, इक के स्थान पर, इकः स्थाने। अब देखिए यहां विशेष नियम और है, इकः जो है वो षष्ठी का रूप है। किसका रूप है, ये तस्मिन् निर्दिष्टे पूर्वस्य बाद में अभी फिर समझा देंगे। इकः जो है ये षष्ठी का रूप है। इकः किसका रूप है, षष्ठी, ये षष्ठी का पद है। और इधर अचि मान लीजिए सप्तमी का पद है। ठीक है, तो षष्ठी के लिए भी एक सूत्र उन्होंने बनाया है, षष्ठी स्थान योगा। कौन सा सूत्र है, अर्थात उनके कहने का तात्पर्य यह है कि षष्ठी को निर्देश करके जो कार्य होगा, षष्ठी को जो भी निर्देश करके कार्य होगा, तो षष्ठी का जब हम अर्थ निकालने लगेंगे तो वहां हम स्थान शब्द को जोड़ देंगे। किसको जोड़ देंगे, स्थान शब्द को जोड़ देंगे। तो इकः षष्ठी है, षष्ठी के साथ हमने स्थान जोड़ दिया, तो इकः स्थाने। ठीक है ना, क्या होता है, तो यण स्यात्। ठीक है ना, इकः स्थाने यण स्यात्। षष्ठी जहां भी, पूरे व्याकरण शास्त्र में अगर कहीं भी षष्ठी है तो उसके साथ स्थान का योग अपने आप आ जाता है। ये हमको षष्ठी स्थान योगा सूत्र बता देता है। अगर कहीं भी षष्ठी है तो वहां इसके साथ स्थान जरूर आ जाएगा। तो इकः षष्ठी है तो इकः के साथ हमने स्थान जोड़ दिया। उसके बाद यण पद है तो यण स्यात्, इक के स्थान पर यण होता है। ठीक, कब, जब यहां पर दची लिखा है, वो कैसे बनेगा आप लोगों को पता चल जाएगा। दची का मतलब होता है स्यात् अचि। इसको जब हम संधि विच्छेद कर देंगे तो ये बन जाएगा, यहां पर स्यात् रहेगा और ये हो जाएगा अचि। ठीक है, अब अचि ये सप्तमी है, क्या है, सप्तमी है कि नहीं। और हमने पहले ही बताया कि सप्तमी जहां पर होगी तो जो कार्य होना होगा वो सप्तमी के ठीक पहले होगा। तो सप्तमी है माने अच बाद में होना चाहिए। अब अर्थ लगाइए, इकः स्थाने माने इक के स्थान पर, यण स्यात् माने यण होता है, अचि माने अच परे रहते। कहां पर, तो संहितायाम।
कहां पर होगा? संहितायाम। संहितायाम माने संधि के विषय में, जहां पर संधि का प्रकरण होगा। वृत्ति यह लिखी है कि इकाह स्थाने यणस्य आदचि संहितायाम विषय, जहां पर संहिता का क्या हो? विषय हो। ठीक है, इकाह स्थाने यणस्य आदच संहितायाम विषय, एक के स्थान पर यण होता है संहिता के विषय में। कोई समस्या? संहिता माने जहां संधि का प्रकरण चल रहा हो। अब देखिए हम फिर से देख लेंगे इको यणच। इको यणच का सीधा सीधा वृत्ति जो लिखा गया है, इकाह स्थाने यणस्यादचि संहितायाम विषय, एक के स्थान पर यणस्यात् माने यण होता है, अचि माने अच पर में हो, तब कहां होगा? तो संहितायाम विषय मतलब जहां पर संधि का प्रकरण चल रहा हो, जहां पर संहिता का प्रकरण चल रहा हो, जहां पर संधि का प्रकरण चल रहा हो। ठीक है ना? तो एक के स्थान पर यण होता है, अच परे रहते संहिता के विषय में। संहिता के विषय माने संधि का विषय जहां चल रहा है। कोई दिक्कत? हमने कहां से निकाला? तो हम फिर एक बार बताते हैं, जहां पर षष्ठी होती है वहां पर षष्ठी स्थान योगा से स्थान शब्द अपने आप आ जाता है। तो यहाँ पर इकाई क्या है? षष्ठी है, तो षष्ठी के साथ हमने स्थान को जोड़ दिया। अब यण स्यात्, यण होता है, ये नॉर्मल सी बात है। इकाह स्थाने माने एक के स्थान पर, यण स्यात् माने यण होता है, अचि, अचि ये सप्तमी का पद है, तो सप्तमी के लिए तस्मिन् नित्य निर्दिष्टे पूर्वस्य, हमने पहले ही बता दिया, तस्मिन् निति निर्दिष्टे पूर्वस्य। तस्मिन् माने सप्तमी को जो निर्दिष्ट करके कार्य होगा वो ठीक पूर्व को कहा जाएगा। किसको कहा जाएगा? ठीक पूर्व को। माने एक कहां होना चाहिए? तो अच से ठीक पहले होना चाहिए। ये अच हो गया कि नहीं? इससे ठीक पहले एक हमारा होना चाहिए। क्या होना चाहिए? इक होना चाहिए। एक प्रत्याहार है, प्रत्याहार आप सबको हमने बता दिया है। एक में आता है ई उ रिल री, कितने वर्ण आते हैं? ई उ री और री। और इधर अच में आते हैं 9 वर्ण, अ ई उ रिल री ए ओ ऐ औ। ठीक है ना? तो इन चारों के बाद अगर अच हो तो इनके स्थान पर यण हो जाता है। यण कितने होते हैं? तो 4 होते हैं। कौन कौन से होते हैं? य, व, र और ल। अभी हम इसको विस्तार से बताएंगे। तो इकाह स्थाने यण स्यात्, इक के स्थान पर यण होता है, अच परे रहते संहितायाम विषय माने संधि के विषय में। ये बातें समझ में हमको आ गई? इसका मतलब यह है कि इको यणच का मतलब हमको समझ में आ गया। ठीक है ना? अब इको यणच के बाद वहां पर आप वृत्ति में देखेंगे तो लिखा होगा इकाह स्थाने यण स्यात् संहितायाम विषय सुधि उपास्य इति स्थिते। क्या है? सुधि अग्रे उपास्य। हमको यही सुधि उपास्य सिद्ध करना है। ठीक है, ये हमारी स्थिति है। ये क्या है? हमारी स्थिति है। अब हमने ये कहा कि इक के स्थान पर यण होता है। इक के स्थान पर क्या होता है? यण होता है। कब? जब पर में क्या होगा? अच होगा। अब हम यही चीज इसमें देखेंगे कि ऐसी शर्त हमको मिल रही है कि नहीं। अब हम आसानी से समझने के लिए क्या करेंगे कि स है, उ है, फिर ध है, ई है, उ है, फिर प है, आ है, स है, य है, और उसके बाद क्या है? अ है। इतनी चीजें हैं कि नहीं इसमें? सुधि में सु और उ, ध और ई, फिर उपास्य में उ, प, आ, स, य और अ। इतनी चीजें हैं ना? अब हम देखेंगे कि इक का मतलब होता है ई, उ, री और री। इसके आगे अच होना चाहिए। अच माने अ, ई, उ, री, ली, ए, ओ, आई और औ। इन चारों में से किसी एक के बाद इन 9 में से कोई एक होना चाहिए। ठीक है ना? तो हमारी शर्त क्या होगी? पक्की हो जाएगी। तो इन चारों में से पहले कोई एक होना चाहिए, उसके बाद प्लस का मार्क तो बीच में लगा ही हुआ है, इसको हम कहते हैं अग्रे। अग्रे शब्द से भी इसको संबोधित किया जाता है। तो इन चारों, पहले ये चारों होने चाहिए, उसके ठीक बाद बीच में किसी भी प्रकार का कोई व्यवधान नहीं होना चाहिए। इन चारों के ठीक बाद इन 9 में से कोई एक होना चाहिए। अगर बीच में किसी प्रकार का व्यवधान आता है तो मान्य नहीं होगा। अब हम देखते हैं कि इन चारों में से प्लस के पहले ये चारों होने चाहिए, प्लस के बाद अगर होगा तो उससे कोई मतलब नहीं है। अब हम देखेंगे कि प्लस के पहले इन चारों में से कौन कौन है। तो उ है कि नहीं? चलो हमको एक मिल गया, उ मिल गया ना। अब उसके बाद ई है कि नहीं? अब देखो यहाँ पर ई भले ही छोटा वाला दिया है, लेकिन यहाँ पर 18 प्रकार का ई का ग्रहण हो जाएगा। ह्रस्व दीर्घ प्लुत, उदात्त अनुदात्त स्वरित और अनुनासिक अनुनासिक
जितने भी होते हैं पूरे 18 प्रकार का ग्रहण हो जाएगा। तो यहां पर देखिए हमको 2 मिल गए हैं। अब इन दो मिल गए तो हम इसके स्थान पर यण करें या इसके स्थान पर? इसके स्थान पर हमको क्या करना होता है? यण। क्या करना होता है? यण कितने होते हैं? 4, य, व, र और ल। ठीक है ना? अब इन चारों में से किसी एक के स्थान पर इन चारों में से कोई एक रखना होता है। अब हम किसको रखेंगे? तो देखो यहां भी हमको मिल रहा है, यहां भी मिल रहा है। ठीक है ना? तो अब हम क्या करेंगे कि देखेंगे कि प्लस के पहले जो है वो तो हमको मिल गया। अब ये कहता है कि उसके ठीक बाद इन 9 में से कोई एक होना चाहिए बिना किसी व्यवधान के। तो इस उ के बाद क्या कोई अच्छा है? ये क्या है? हल है ना? हल होने के कारण इसकी शर्त मंजूर नहीं की जाएगी। फिर हम दूसरा देखेंगे, ई है। ई के बाद फिर कोई अच्छा है? उ है कि नहीं? तो इसका मतलब हम इसके स्थान पर ही कार्य करेंगे। किसके स्थान पर कार्य करेंगे? ई के स्थान पर हम कार्य कर देंगे। इतनी बातें समझ में आ गई? कोई समस्या नहीं है ना? फिर से एक बार देख लीजिए, प्लस के पहले इन चारों में से कोई एक होना चाहिए। तो प्लस के पहले हमने देखा तो 2 हमको मिल गए। अब उसके बाद ठीक क्या होने चाहिए? अच होने चाहिए, किसी भी व्यंजन का व्यवधान नहीं होना चाहिए। तो यहां पर उ के बाद ध का व्यवधान हो जा रहा है, यहां पर एक रुकावट बन जा रहा है। लेकिन इस ई के बाद किसी भी प्रकार का कोई रुकावट नहीं है, सीधा उ है। तो इसका मतलब इस ई के स्थान पर हमारा कार्य हो जाएगा। ठीक है ना? तो जब इस ई के स्थान पर हमारा कार्य हो जाएगा तो देखिए कार्य क्या होना है? इक के स्थान पर यण होना है। हमने ये सूत्र का अर्थ आपको पहले ही समझा दिया है। तस्मिन् निर्दिष्टे पूर्वस्य, ये कहता है सप्तमी निर्देश है ना, सप्तमी को निर्देश करके जो विधीयमान जो कार्य वह वर्णांतरेण, वर्णों के अनंतर अव्यवहितस्य पूर्वस्य बोध्यम। अव्यवहित का तात्पर्य होता है व्यवधान से रहित, व्यवधान से रहित पूर्व को कहना चाहिए। तो सप्तमी हमारा क्या है? अच है कि नहीं? अच है ना? और इधर हमारा क्या है? इक है। तो ये सप्तमी है। ये क्या है? सप्तमी। तो कहते हैं सप्तमी को निर्देश करके किया जाने वाला कार्य अव्यवहित, अव्यवहित माने बिना किसी व्यवधान के, उसके पूर्व को कहना चाहिए। अगर यहां पर किसी दूसरे वर्ण का व्यवधान घ, ध या किसी भी प्रकार का व्यवधान आ जाएगा तो ये यहां पर कार्य नहीं हो सकता है। अव्यवहित कहने का तात्पर्य है कि बीच में किसी भी प्रकार का कोई व्यवधान नहीं होना चाहिए। तो यहां पर देखिए ई और उ में किसी भी प्रकार का व्यवधान है? नहीं है ना? तो ये उ हमारा क्या है? अची है, माने सप्तमी है। तो सप्तमी को निर्देश करके जो कार्य हो रहा है वो बिना किसी व्यवधान के ई के स्थान पर कर दिया जाएगा। कोई व्यवधान है यहाँ बीच में? अगर किसी भी प्रकार का व्यवधान होता तो इस ई के जगह पर कार्य न हो पाता। बात समझ में आ गई? तो तस्मिन् निर्दिष्टे पूर्वस्य, ये सूत्र भी आपने देख लिया। अब देखिए प्रश्न ये उठता है कि स्थान कितना है? 1। स्थान कितना है? 1। और आदेश कितने करने हैं? 4। कितने करने हैं? य, व, र और। अब प्रश्न ये उठता है, कुर्सी हमारी 1 खाली हुई है, 1 वैकेंसी निकली है और फॉर्म कितने लोगों ने अप्लाई किया है? 4 लोगों ने। और ये चारों ही योग्य हैं। इन चारों ने ही अपनी परीक्षा क्या कर ली है? पास कर ली है। ये परीक्षा में पास हो चुके हैं। ठीक है? तो 1 ही कुर्सी है, 1 ही जगह खाली है और उसमें 4 लोगों को बैठना है। तो हम कैसे बैठा है? तो इसको कहते हैं प्रसंग। इसको क्या कहते हैं? प्रसंग। एक स्थाने अनेकस्य प्राप्ति प्रसंग। एक के स्थान पर, एक या क्या है? ई है। इसके जगह पर जब अनेकस्य प्राप्ति, जब अनेकों की प्राप्ति हो जाती है तो उसे हम क्या कहते हैं? प्रसंग कहते हैं। तो यहां पर क्या हमारा प्रसंग उपस्थित हो गया। उपस्थित हो गया, कोई दिक्कत तो नहीं समझने में? अब जहां प्रसंग हो जाता है वहां सूत्र आता है स्थाने अंतरतम। कौन सा सूत्र आ जाता है? तीसरा नंबर सूत्र है, आप लोग देख सकते हैं लोक सिद्धांत कौमुदी में। यह कहता है कि प्रसंग रहने पर, प्रसंगे सती माने प्रसंग उपस्थित रहने पर, जहां पर प्रसंग हो वहां पर सदृशतम आदेश स्यात्। स्थानीय के जो सदृशतम, जो समान होंगे, जिनका अब समान कौन होगा? जो सवर्ण होगा। सवर्ण कौन होगा? तो इसके लिए हमने सूत्र पढ़ा है तुल्यास्य प्रयत्नम सवर्णम। तो जिसका तुल्य और आस्य और प्रयत्न ये क्या होंगे? सवर्ण होंगे, बराबर होंगे। अर्थात जिनकी सवर्ण संख्या हो जाएगी, जिनके आस्य और प्रयत्न तुल्य होंगे, उन्हीं को हम यहां पर रख देंगे। ठीक है? तो हम क्या करेंगे? इनका उच्चारण स्थान देखेंगे। ठीक है? स्थानांतरतम क्या करता है कि प्रसंगे सती, प्रसंग रहने पर, सदृशतम आदेश स्यात्,
स्थानीय के सदृशतम, जो स्थानीय है, जिसके जगह पर कार्य होना है, उसके जो सदृशतम होगा, जो समान होगा, जो सवर्ण होगा उसका, उसी को हम क्या करेंगे, बैठा देंगे। अब देखिए यहां पर ई है, ई का उच्चारण स्थान क्या है, ताल। अब इन चारों का हम उच्चारण स्थान देखेंगे। यह का क्या है, ताल। वह का क्या है, दंतोष्ठ। र का क्या है, मूर्धा। और ल का क्या है, ल का क्या है, दंत। ठीक है। अब देखिए ये स्थानीय हो गया, ठीक है। तो जे इसके समान ही क्या करेंगे, हम इनको आदेश करेंगे, जो इसके सवर्ण होगा उसी को हम आदेश कर देंगे। अब इसका उच्चारण स्थान क्या है, तालु है। अब इनमें से जिसका तालु होगा हम उसी को बैठा देंगे। तो किसका तालु है, य का। तो इसका मतलब ई के जगह पर क्या हो जाएगा, हो जाएगा। कोई दिक्कत, कोई समस्या? ई के स्थान पर हम कर देंगे य। बाकी इसको मिला देते हैं। सु हो गया, यहां ध आधा रहेगा, ये अ भी आधा हो जाएगा, और इधर मिला देंगे तो बन जाएगा उपास। कोई दिक्कत समझने में? फिर से एक बार देख लीजिए। यहां पर क्या हो गया कि इसके स्थान पर हमको आदेश करना है, ये हमको प्राप्ति हो गई तस्मिन् निर्दिष्टे पूर्वस्य सूत्र की सहायता से। तस्मिन् निर्दिष्टे पूर्वस्य कहता है कि सप्तमी को निर्देश करके किया जाने वाला जो कार्य, सप्तमी क्या है हमारा, अची। अची में आता है उ, ठीक है ना। अब उ को निर्देश करके कार्य हो रहा है। कौन सा कार्य हो रहा है, तो यण कार्य हो रहा है। यण कार्य किसके जगह पर होगा, तो इक के स्थान पर होगा। तो इक कहां होना चाहिए, तो इससे ठीक पूर्व में होना चाहिए। तो इससे ठीक पूर्व में कौन सा इक है, ये वाला। उ तो है लेकिन ठीक पूर्व में नहीं है। तो ठीक पूर्व में ना होने के कारण ही यहां पर कार्य होगा, उ की जगह पर कार्य नहीं होगा। तो उ के ठीक पूर्व में है ई, अर्थात ई की जगह पर हम कार्य करेंगे। अब कार्य क्या करें, तो कहता है ई को यणच बताएगा कि इक के स्थान पर हमको यण कार्य करना है। तो किसी ने कहा भाई इक तो हमको केवल एक मिला है और यण कितने हैं, 4, य व र ल। अब इस एक के स्थान पर इन चारों में से हम किसको बैठाएं, तो उसको बताने के लिए सूत्र आ गया स्थाने अंतरतम। स्थाने अंतरतम ने कह दिया कि प्रसंग रहने पर, प्रसंग माने एकस्य स्थाने अनेकस्य प्राप्ति, प्रसंग एक के स्थान पर जहां अनेकों की प्राप्ति हो जाती है उसी को हम क्या कहते हैं, प्रसंग कहते हैं। तो एक है हमारा ई, इसके स्थान पे य व र ल, इन चारों की प्राप्ति हो गई, प्रसंग उपस्थित हो गया। तो हम क्या करेंगे, इसके जो सदृशतम होगा, जिसका स्थान मिल जाएगा, जिसका उच्चारण स्थान इसके बराबर होगा, इसके समान होगा, उसी को हम इसके स्थान पर बैठा देंगे। तो ई का उच्चारण स्थान हो गया तालु, और इन चारों में से केवल य का उच्चारण स्थान मिल रहा है हमको तालु, तो इसलिए ई के स्थान पर हम क्या कर देंगे, य को रख देंगे। कोई समस्या, कोई दिक्कत नहीं है ना? आगे चलें। अब देखिए ये तो हमको पता चल गया कि इसके ई के स्थान पर हमने क्या कर दिया, यह कर दिया। अब एक रूप तो आपका यहां सिद्ध हो गया, एक रूप आपका। अब इसको हम मिला देंगे। अज्जीनम परिण संयोजन एक नियम है कि जो अच से हीन हल वर्ण होते हैं उनको मिला दिया जाता है। तो सु है, ध है आधा, यहां बीच में कोई अच है नहीं है, तो हम अच से हीन वर्णों को मिला दिए। अब ये भी आधा है तो इसमें उ को ले आके मिला देंगे, शुद्ध्युपास्य बन गया, विसर्ग लगा दीजिए, शुद्ध्युपास्य बन गया। एक रूप हमारा यहां सिद्ध हो गया। अब दूसरा एक विकल्प से रूप बनता है। कैसे बनता है, इसके बाद एक सूत्र आता है अनचिच, ये शुद्ध्युपास्य हम मिटा दे रहे हैं, ये रूप हमारा बन जाएगा। ठीक है, यहां हम साइड में लिख देते हैं। ये रूप हमारा बन गया। अब अगर कहीं भी हमको शुद्ध्युपास्य दिखता है और कहा जाए इसका संधि विच्छेद करिए, तो हम क्या संधि विच्छेद करेंगे, सुधि अग्रे उपास्य कर लोगे ना। और अथवा सुधि अग्रे उपास्य पूछ लिया और ये कह दिया कि इसका संधि करिए, तो हम लिख देंगे शुद्ध्युपास्य। पूछ लिया क्वेश्चन में कौन सी संधि है, तो यण संधि है। सूत्र कौन सा है, ई को यण। ठीक है ना, इतनी सब बातें ध्यान में रखा करके। अब एक सूत्र आता है अनचिच। कौन सा सूत्र आता है, अनचिच। ये क्या करता है, विकल्प से कर देता है।
स्थानांतरतमा की वृत्ति में लिखा है, आप लोग मिला लीजिए। प्रसंगे सति, जहां पर प्रसंग उपस्थित हो तो प्रसंग रहने पर सदृशतम आदेश स्यात्। जहां पर आदेश करना है उसके जो सदृशतम होंगे उन्हीं के सदृशतम माने उन्हीं के जो सवर्ण संज्ञा वाले होंगे उन्हीं का आदेश करना चाहिए। तो जब आदेश कर दिए तो वहां देखिए लिखा है सु ध य उपास इति जाते, ऐसी स्थिति हमारी हो जाएगी, सु ध य उपास। ठीक है, मिला देंगे तो हमारा बन गया शुद्ध्योपास। अब नीचे सूत्र आता है अनचिच। अनचिच का तात्पर्य होता है कि अचः परस्य यरो द्वेवास्तो न त्वचि। अच से परे, अच से परे, अच से परे जो यर, अनचिच, अचः परे यर, अच से पर में जो यर, अर्थात पहले क्या होना चाहिए, अच होना चाहिए, अच के बाद क्या होना चाहिए, यर होना चाहिए। क्या होना चाहिए, अब हमको बताना ना पड़े कि अच क्या होता है और यर क्या होता है। अच प्रत्याहार है, इसमें विवरण आते हैं कौन से, नौ, अ इ उ ऋ ए ओ ऐ औ। यर भी प्रत्याहार है, इसमें ह को छोड़ के बाकी सारे व्यंजन वर्ण आ जाते हैं, सिर्फ ह नहीं आएगा, क्योंकि हयवरट में हकार को छोड़ के य से लिया गया है और लास्ट में केवल श श स र को लिया गया है, हर को छोड़ दिया गया है। तो ह को छोड़ के बाकी जितने भी व्यंजन वर्ण है, टोटल 32 व्यंजन वर्ण है, वो पूरे यर में आ जाएंगे। ठीक है, और 9 प्रकार के जो अच हैं वो भी इसमें आ जाएंगे। तो वही कह रहे हैं कि अचः परस्य यरो, अच से परे जो यर, उनको द्वे, द्वे माने दो हो जाता है। क्या हो जाता है, दो हो जाता है। कैसे, तो वाह, वाह माने विकल्प से, एक बार दो हो जाएगा और एक बार दो नहीं होगा। तो यरो द्वेवास तो न त्वचि, न त्वचि। अच से परे क्या होना चाहिए, यर होना चाहिए। यर को ये क्या कर देता है, द्वित्व कर देता है, द्वित्व माने डबल कर देगा। ठीक है, कब, जब इसके बाद कोई अच न हो तब, ये अच नहीं होना चाहिए। ठीक है ना, फिर से एक बार अर्थ देख लीजिए। अचः परे, अचः परस्य, अचः परस्य, अच से परे जो यर, क्या यर, तो अच से परे क्या होना चाहिए, यर होना चाहिए। उसको क्या हो जाता है, तो द्वित्व हो जाता है, डबल कर देंगे हम, जो भी यर होगा उसको हम क्या कर देंगे, दो लिख देंगे। वाह माने विकल्प से, एक बार लिखेंगे और एक बार नहीं लिखेंगे। कब, जब न त्वचि न तु अचि, जब इसके यर के बाद कोई अच न होगा तब। अब देखिए, यह प्रत्याहार में हमने बताया कि ह को छोड़ करके सिर्फ ह नहीं रहेगा, बाकी जितने भी व्यंजन वर्ण है सब आ जाएंगे। ठीक है ना, तो हमारे ये दो व्यंजन वर्ण यहां उपस्थित हो रहे हैं, अच से परे। अच से परे है कि नहीं, देखिए सु है, ठीक है, सु के बाद क्या है, ध है, ध के बाद क्या है, य है। अब देखिए कहता है अच से परे, माने सबसे पहले अच होना चाहिए। तो सु में उ अच है कि नहीं, है ना, इसको हम फिर से खंड कर दे रहे हैं, स उ ध य अग्रे उपास। ठीक है, ये कहता है कि अच से परे, तो अच पहले होना चाहिए। तो हम सबसे पहले देखेंगे ये अच है क्या, नहीं है ना, ये अच है क्या, है। अब अच से परे, अच के बाद, परे माने बाद में, अच के बाद ध है कि नहीं, ये यर में आता है कि नहीं। हमने पहले बताया ह को छोड़ के बाकी जितने भी व्यंजन वर्ण है वो सब यर में आ जाएंगे। तो अच के बाद ये यर है कि नहीं, है ना, तो अच से परे यर। अब इसको द्वित्व होगा, लेकिन कब, जब इसके बाद कोई अच नहीं होगा। तो इसके बाद कोई अच है क्या, ये व्यंजन है ना, हल है ना ये, तो ये अच नहीं है। तो अच नहीं होने के कारण इसको द्वित्व हो जाएगा कि नहीं, हो जाएगा ना। अब हम इसको देखते हैं, इसको जब हम देखेंगे तो कहता है अच से परे, तो इसके पूर्व में अच होना चाहिए। अच है क्या, नहीं है ना, व्यंजन है ना, ये तो हल है। इसका मतलब यह को द्वित्व, किसको होगा, द्वित्व, द्वित्व माने दो कर दीजिए। तो जब हम इसको दो कर देंगे तो हमारी स्थिति क्या हो जाएगी, सु ध, अब ध को दो कर दिए तो दो ध हो गया, य अग्रे उपास बन गया। कोई समस्या, कोई दिक्कत नहीं है ना। तो फिर से एक बार समझ लीजिए, अनच कहता है कि अच से परे यर को द्वित्व होता है, अच परे हो तो नहीं, अर्थात अच पर में नहीं होना चाहिए। अच है हमारा उ के बाद यर है हमारा ध, इस ध को हम क्या कर देंगे, द्वित्व कर देंगे, दो कर देंगे। क्यों, क्योंकि इसके बाद ये
व्यंजन है, ये हल है, ये अचर नहीं है, इसलिए हमने ध को क्या कर दिया, 2 बार लिख दिया। समझने में कोई समस्या, कोई दिक्कत नहीं है ना? अब देखिए आगे चले। अब ये विकल्प से करेगा, क्या करेगा? तो विकल्प से जब करेगा, जब एक बार ध कर दिया, एक बार जब वो ध नहीं करेगा, तो जब नहीं करेगा तो ये हमारा शुद्धि उपास्य बन जाएगा, और जब कर देगा तो यहां 2 ध हो जाएगा कि नहीं? तो वही वृत्ति में लिखा हुआ है, अनचचा की वृत्ति में कहते हैं कि अचह परस्य यरो द्वेवास्तो न त्वचि, अच से परे जो यर है उसको द्वे माने 2 कर दीजिए, वा माने विकल्प से, तो माने कर दीजिए, न त्वचि अच पर में हो तो नहीं, इति धकारस्य द्वित्वेन, इस प्रकार से धकारस्य माने ध को, द्वित्वेन माने द्वित्व कर दिया हमने, तो हमारी स्थिति क्या हो गई, सु ध ध य उपास्य इति जाते, तो सु ध ध य उपास्य, ऐसी हमारी स्थिति क्या हो गई, बन गई। बात समझ में आ गई? तो आप लोगों को आधा तो ये संधि का प्रकरण समझ में आ ही गया है। आज की क्लास में बस इतना ही रखते हैं, नहीं ज्यादा कर देंगे तो आप लोगों को समझ में नहीं आएगा। और वैसे भी 4-5 सूत्र हो गए, 4 हो गए ना, इक्विवेलेंस हो गया, और तस्मिन् निर्दिष्ट पूर्वस्य हो गया, और स्थानांतरण हो गया, और अनश्च हो गया। तो ये 4 सूत्र हो गए। आप लोग इसे अच्छे से तैयार करिएगा। अगर आपको कहीं नहीं समझ में आता है तो आप हमको कमेंट बॉक्स में जरूर लिख के पूछिएगा, हम आपको फिर से समझाएंगे, लेकिन कम पढ़िए, बढ़िया पढ़िए, वीआईपी पढ़िए। तो इस तरीके से आज हमने सु ध ध य अग्रे उपास्य, इस स्थिति पर हम इसको छोड़ रहे हैं। एक रूप हम सिद्ध कर चुके हैं, शुद्धि उपास्य। अब जो दूसरा रूप बनता है विकल्प से, जो अनश्च विकल्प करता है, उसको हम अगली वीडियो में देखेंगे। तो आज की क्लास में बस इतना ही। अगर आप लोगों को हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो आप लोग लाइक जरूर करिएगा, और कमेंट करके हमको जरूर बताइए कि आप लोगों को हमारी वीडियो कैसी लग रही है। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को प्लीज सब्सक्राइब जरूर करिएगा, और ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा। आज की क्लास में बस इतना ही। राधे राधे।